फिल्म की शुरुआत चार दोस्तों पॉल, ग्रेग, रूथी और फियोना से होती है, जो भूटान के धुंध से ढके पहाड़ों में ट्रैक कर रहे हैं। हवा ठंडी और पतली है, हर कदम ढीले पत्थरों और जमी हुई बर्फ पर चरमराता है। उनकी सांसें भाप बनकर थोड़ी देर में ठंडी हवा में गायब हो जाती हैं। सफर काफी अंदर तक आ चुका है, बैग्स भारी हैं, थकान के बावजूद मूड अच्छा है और वो लोग हंसते हुए पुरानी बातें और अंदरूनी जोक्स शेयर कर रहे हैं, जिनकी आवाज ऊंचे पहाड़ों में गूंजती है। जब वो एक संकरे पथरीले रास्ते से गुजरते हैं जो खड़ी पहाड़ी के किनारे घूमता है, पॉल पीछे रह जाता है। उसका चेहरा फीका और थका हुआ लग रहा है। वो रुक जाता है और सिर हल्का सा घुमाता है, जैसे हवा में कोई हल्की फुसफुसाहट सुन ली हो। बाकी लोग कुछ कदम आगे होते हैं और शुरुआत में नोटिस नहीं करते। पॉल की आंखें सायों में इधर उधर घूमती हैं। तभी पहाड़ों की हवा को चीरती हुई एक धीमी अजीब सी सीटी सुनाई देती है। ये आवाज हवा की साफ साउंड से बिल्कुल अलग और गलत लगती है। ग्रेग को एहसास होता है कि पॉल साथ नहीं है। वो रुककर आवाज लगाता है। उसकी आवाज चट्टानों से टकराकर जंगल में खो जाती है। ग्रेग उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और जमीन के नीचे छिपी एक केव में चला जाता है। वहां उसे पॉल मिल जाता है, जो नुकीली चट्टान पर बैठा होता है। उसकी आंखें बिना झपके खुली हैं और होंठ चुपचाप कुछ बुदबुदा रहे हैं, लेकिन उसके सामने जो खड़ा है वही ग्रेग का खून जमा देता है। चट्टान में धंसा हुआ एक बहुत बड़ा डरावना स्केलेटन, जिसके लंबे हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए हैं और उसका बड़ा खोपड़ी जैसा सिर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, जैसे बिना आवाज के चीख रहा हो। ग्रेग पॉल के कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हाथ जैकेट से कुछ इंच पहले रुकता है। तभी पॉल की आंखें अचानक घूम जाती हैं। उसकी आवाज सूखी और कांपती है। आंखों में अजीब और जानलेवा डर होता है और वो बुदबुदाता है, अगर मुझे छुआ तो मर जाओगे। ग्रेग इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता और उसे जबरदस्ती बाहर खींच लाता है। आगे रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर मिलता है, जिसकी छत सालों की बर्फ से झुकी हुई है। वो सब अंदर सिमटकर बैठ जाते हैं और छोटी सी आग जलाते हैं। बाहर स्टॉर्म चल रहा होता है। तेज हवा कमजोर दीवारों से टकराती है और पुरानी लकड़ी कराहती और कांपती रहती है। उस रात जब मोमबत्तियां चटक रही होती हैं और दीवारों पर परछाइयां नाच रही होती हैं, रूथी अचानक घबराकर उठ जाती है। उसे वही डरावनी सीटी सुनाई देती है जो पॉल ने रास्ते में सुनी थी। तेज हवा की आवाज को चीरती हुई वो धीरे से उठती है। ठंडी हवा में उसकी सांस साफ दिखती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो कमरों में झांक कर देखती है, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखता। अगले दिन रूथी बर्फ में एक आकृति देखती है और सोचती है कि शायद कोई मदद कर सके। वो घर से बाहर निकलती है और उस इंसान से पॉल की मदद के लिए अंदर आने की गुजारिश करती है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ गलत सा महसूस होता है और वो भागकर वापस घर आ जाती है। ग्रेग और फियोना उसके पीछे अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि रूथी ने क्या देखा। अगली सुबह रूथी उठकर पॉल को आवाज देती है, लेकिन जवाब सिर्फ ग्रेग और फियोना की तरफ से आता है, जो खुद भी उलझन में हैं और ठंड से कांप रहे हैं। उन्हें बर्फ में पैरों के निशान दिखते हैं और वो जल्दी से उनका पीछा करते हैं, जो बर्फ से होते हुए नुकीली पहाड़ी धारों की तरफ जाते हैं। कुछ देर तक बर्फ में चलते रहने के बाद उन्हें पॉल एक पुराने लकड़ी के पुल के पास बैठा मिलता है। वो उनकी तरफ पीठ किए होता है और नीचे घाटी को ढकने वाली घनी धुंध को घूर रहा होता है। फियोना हांफते हुए आगे बढ़ती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन पॉल कोई जवाब नहीं देता। वो हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली होती हैं, रूथी के चेहरे का भाव बदल जाता है। उसकी आंखें अंधेरी हो जाती हैं। वो अचानक पीछे से ग्रेग पर वार करती है और उसे खाई में धक्का दे देती है। फिर फियोना को भी मारकर नीचे फेंक देती है। जब पहाड़ों में हिंसा की आखिरी गूंज भी खत्म हो जाती है, रूथी खड़ी रहती है, तेज तेज सांसें लेती हुई। उसका चेहरा खून से सना होता है। वो खड़ी चट्टान के किनारे की तरफ मुड़ती है, आंखें बिना झपके खुली हुई, और बिना कुछ कहे खुद को भी नीचे धकेल देती है। उसका शरीर नीचे धुंध में गायब हो जाता है। इसके बाद सीन एक शांत सबर्बन सड़क पर चला जाता है, जहां जेम्स अपने इलाके में जॉगिंग कर रहा होता है। बाद में वो एक कस्टमर को कॉल करता है, थोड़ी सी फॉर्मल बातचीत करता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। काम के बाद वो घर लौटता है। जैसे ही सूरज डूबता है, वो अपनी ड्राइववे में गाड़ी रोकता है। गाड़ी से उतरते वक्त उसकी नजर उसकी यंग पड़ोसी अमेंडा पर पड़ती है, जो बाहर बैठी होती है। जेम्स पास जाकर पूछता है, सब ठीक है? वो अपने पिता को खोने के बाद महसूस हो रही खालीपन की बात करती है। उसकी बातों में दुख और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा होता है। बात आगे बढ़ने से पहले अमेंडा की माँ अंदर से उसे आवाज देती है। अमेंडा जल्दी से उठती है, जेम्स को एक पल के लिए डरी हुई नजर से देखती है और घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जेम्स को अमेंडा की माँ नोरा का फोन आता है। उसकी आवाज घबराई हुई होती है। अमेंडा गायब है। जेम्स उसके घर पहुंचता है। नोरा की आंखें सूजी और लाल होती हैं, चेहरे पर
डर साफ दिखता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, सवाल पूछती है, अमेंडा के कमरे में छानबीन करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। नोरा टूट चुकी होती है और जेम्स को याद दिलाती है कि वो पहले डिटेक्टिव रह चुका है। मदद की गुहार लगाती है। जेम्स हिचकिचाता है, लेकिन लड़की की चिंता उसे फिर से उस रोल में खींच लाती है। उस दोपहर जेम्स अमेंडा के हाई स्कूल के बाहर इंतजार करता है। भीड़ में उसे टवारा दिखती है, अमेंडा की सबसे करीबी दोस्त। वो उसे बुलाता है। पहले वो चौंकती है, फिर पहचानते ही शांत हो जाती है। जेम्स पूछता है कि क्या उसे अमेंडा के बारे में कुछ पता है। बताता है कि उसकी माँ बहुत परेशान है। टवारा बताती है कि कुछ रात पहले वो, अमेंडा और बाकी दोस्त एक पास के पुल पर गए थे, एक डेयर के लिए। उन्होंने एक अर्बन लेजेंड के बारे में सुना था, एम्प्टी मैन। मजे के लिए उन्होंने रिचुअल किया, एक खाली बोतल ली, उसमें फूंक मारी और एम्प्टी मैन का नाम फुसफुसाया। इसके बाद उन्हें पुल के पास अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सुनाई दिया, जैसे बर्फ पर कदमों की आवाज, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डरकर सब भाग गए। उन्हें लगा उन्होंने कुछ बुला लिया है। कहानी बताते हुए टवारा अचानक घबरा जाती है, पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगती है। वो पैनिक में एक मुड़ा हुआ कागज जेम्स के हाथ में थमा देती है। जल्दी से कहती है कि ये उस दोस्त का एड्रेस है जो उस रात साथ था, और वहाँ से चली जाती है। जेम्स दिए गए पते पर जाते। दरवाजा ब्रैंडन का पिता खोलता है और बताता है कि उसका बेटा भी गायब है। जेम्स बाकी दोस्तों के पते भी चेक करता है, लेकिन हर पेरेंट वही कहता है, उनके बच्चे रातों रात गायब हो चुके हैं। सूरज ढलने के करीब होता है। जेम्स उस पुल पर पहुंचता है जिसका जिक्र टवारा ने किया था। नीचे पानी धीमे बह रहा होता है। जेम्स को एक खाली बोतल मिलती है। वो उसे उठाकर होठों से लगाता है और फूंक मारता है। खोखली आवाज पूरे पुल में गूंज जाती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर हवा अचानक थम जाती है और चारों तरफ अजीब सी शांति छा जाती है। जेम्स धीरे धीरे घूमकर अंधेरे में देखता है। तभी उसे पुल के नीचे से एक हल्की खोखली सीटी सुनाई देती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो नीचे जाने वाली एक सीढ़ी देखता है। वो नीचे उतरता है। उसके जूते कीचड़ पर लगते हैं। टॉर्च जलाते ही वो जम सा जाता है। ऊपर झंग लगे लोहे से अमेंडा के दोस्तों की लाशें लटकी होती हैं। उनके चेहरे सफेद हैं, आंखें खुली हुई। जेम्स की सांस अटक जाती है। पीछे हटते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है, जहां गहरे टपकते अक्षरों में लिखा होता है, The empty man made me do it। कुछ ही मिनटों में जगह पुलिस और एम्बुलेंस से भर जाती है। नीली लाल लाइट्स नीचे जमी नदी पर चमकने लगती हैं। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में दवारा अकेली एक स्टीम रूम में बैठी होती है। चारों तरफ भाप फैली होती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक परछाई अंदर आती है और उस पर हमला करती है। चाकू से वार होता है, पर असल में वो खुद ही खुद को मार रही होती है। खून सफेद टाइल्स पर फैल जाता है और उसकी चीखें भाप में गूंजती हैं। उस रात बाद में जेम्स घर लौटता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है। वो सारे सबूत टेबल पर फैलाता है, दवारा का पता और पुल के नीचे मिला मैसेज। वो लैपटॉप पर पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट सर्च करता है, नाम जो उसे एमांडा की नोटबुक में मिला था। एक वेबसाइट खुलती है जो सेल्फ हेल्प और कल्चर जैसी बातों से भरी होती है। स्क्रीन पर दिख रहा एड्रेस अमेंडा के कमरे से मिले कागजात से मैच करता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। नोरा की आवाज कांप रही होती है। वो बताती है कि वो जेम्स के घर के बाहर खड़ी है। जेम्स दरवाजा खोलता है। बरामदे में नोरा खड़ी होती है, चेहरे पर आंसू। वो उससे लिपट जाती है। उसके कंधे पर रोते हुए कहती है कि उसकी उम्मीद टूट रही है। उसे डर है कि उसकी बेटी भी बाकी बच्चों की तरह मर चुकी है। जेम्स उसका दुख समझता है, उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो अमेंडा को हर हाल में ढूंढेगा। आधी रात जेम्स एक अजीब सी आवाज से चौंक कर उठता है। वो बिस्तर के पास रखी बेसबॉल बैट उठाता है और धीरे धीरे अंधेरी हॉलवे में जाता है। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला होता है। ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। वो सारे कमरे चेक करता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। अगली सुबह जेम्स पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट के पते पर जाता है। अंदर रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म देती है, लेकिन जेम्स ध्यान नहीं देता। उसकी नजर एक हॉलवे पर जाती है, जहाँ कुछ लोग एक आदमी की बातें सुन रहे होते हैं। वो आदमी एनलाइटनमेंट की बात करता है, अपनी पहचान छोड़ने और एक बड़ी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनने की। कहता है कि एम्प्टी मैन उन्हें देखता है और रास्ता दिखाता है। बाद में जेम्स उससे अमेंडा के बारे में पूछता है, लेकिन वो बस मुस्कुराता है और कहता है, एम्प्टी मैन न इंसान है न आत्मा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पुराना और ताकतवर है। जेम्स को लगता है वो फंस गया है। वो अंदर और जाता है और बेसमेंट में खाली बंक बेड्स देखता है। पास के एक कमरे में कुछ लोग गोल बनाकर खाली बोतलों में फूंक मार रहे होते हैं, आंखें बंद किए हुए। तभी जेम्स को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर वही युवक धीरे से कहता है कि अमेंडा डाउन स्टेट में है और अगर उसे ढूंढना है तो नेशनल पार्क में एक रिमोट जगह तक जाना होगा। कुछ देर बाद जेम्स घंटों गाड़ी चलाता है। पेड़ घने होते जाते हैं, सड़कें पतली और टूटी हुई। रास्ता पहले ग्रेवल फिर मिट्टी का हो जाता है। आखिरकार वो ऊंचे पेड़ों से घिरी एक खुली जगह में पहुंचता है। वो गाड़ी रोकता है और पहली कैबिन का दरवाजा खोलता है। अंदर एक छोटा सा अस्थायी ऑफिस होता है। वो फाइलें पलटता है और उस
उसका दिल तेज धड़कने लगता है जब उसे फोल्डर्स मिलते हैं अमांडा, डावारा, ब्रैंडन और बाकी गायब टीन्स के नाम, जैसे कोई महीनों से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जेम्स एक जंग लगा फाइलिंग कैबिनेट खोलता है और VHS टेप्स का ढेर निकालता है। वो एक टेप पुराने टीवी में लगाता है। स्क्रीन आवाज के साथ चालू होती है। वीडियो में कुछ यंग लोग इकट्ठा दिखते हैं। अचानक एक लड़का खड़ा होता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो पेट पकड़ लेता है। कैमरा हिलने लगता है। बाकी लोग डर कर पीछे हटते हैं। फुसफुसाहट चीखों में बदल जाती है। वो लड़का अपने ही पेट में हाथ डालता है। खून बहता है और अपनी आंतें निकालकर दीवार पर अजीब सिंबल्स बना देता है। टेप अचानक बंद हो जाती है, सिर्फ नॉइज रह जाता है। जेम्स घबराकर कैबिन से बाहर निकलता है। उसे झटका लगता है। सूरज डूब चुका होता है और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा होता है। वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है। घास में झुककर वो देखता है पास की क्लियरिंग में लोग एक बड़े बॉनफायर के चारों तरफ खड़े हैं। जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट जाती है। आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। सब एक साथ उसकी तरफ मुड़ते हैं। जेम्स भाग पड़ता है। टहनियां उसके चेहरे से टकराती हैं। वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंचता है। दरवाजा खोलता है, रिवर्स डालता है। पहिए कीचड़ में घूमते हैं और वो भाग निकलता है। अगले दिन जेम्स फिर पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट पहुंचता है। सड़क के उस पार गाड़ी खड़ी करके देखता है। 3 यंग फॉलोअर्स एक कार में बैठते हैं। वो उनका पीछा करता है, घुमावदार सड़कों से होते हुए। वो एक बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंचते हैं। जेम्स चुपचाप अंदर घुसता है। साइड हॉलवे में छुप जाता है। वो देखता है सब एक पेशेंट के कमरे में जाते हैं। जेम्स खिड़की से झांकता है। वो लोग कोमा में पड़े मरीज के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं। धीमी आवाज में कुछ बोल रहे होते हैं। जेम्स समझ जाता है अब जवाब चाहिए। वो बाहर निकलते एक फॉलोअर को पकड़ता है। उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालता है और सच बताने को कहता है। डरा हुआ युवक बुदबुदाता है कि वो मरीज एक तरह की एंटेना है, एम्प्टी मैन की कॉन्शियसनेस के लिए एक जिंदा जरिया। जेम्स का दिमाग जवाब देने लगता है। वो बंदूक उस लड़के के सिर पर रख देता है और कुछ समझ में आने वाला सच मांगता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो युवक हंसने लगता है। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा होता है। वो कहता है कि एम्प्टी मैन ने जेम्स को अपना नया शरीर चुन लिया है और जो फुसफुसाहट वो सुन रहा है वो तो बस शुरुआत है। जेम्स घबरा जाता है। वो उस लड़के को वहीं छोड़ देता है और जवाब पाने के लिए अस्पताल वापस दौड़ता है। वो अंदर घुसकर सीधे उस कमरे तक पहुंचता है जहां कोमा में पड़ा मरीज होता है। वहां उसे अमांडा दिखती है। जेम्स कांपते हाथों से फोन निकालता है और नोरा को कॉल करता है। लाइन पर आवाज आती है, लेकिन नोरा की आवाज दूर और थकी हुई लगती है। जेम्स जल्दी से कहता है कि उसने अमांडा को ढूंढ लिया है, लेकिन नोरा उलझन में पूछती है, अमांडा कौन? जेम्स के हाथ से फोन ढीला पड़ जाता है। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगता है। तभी उसके सिर में तेज दर्द उठता है और वो कुर्सी पर बैठ जाता है। नजर धुंधली हो जाती है। दीवारें जैसे पास आती लगती हैं। अमांडा बताती है कि उस मरीज का समय खत्म हो रहा है। एम्प्टी मैन को नया होस्ट चाहिए और उसे चुन लिया गया है। अमांडा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। हार मानने और जुड़ जाने को कहती है, लेकिन जेम्स इनकार करता है। जिंदा रहने की कोशिश में वो उस मरीज को मार देता है। जेम्स लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। सीना तेज चल रहा होता है। सिर अभी भी दर्द से भरा होता है। तभी वो कुछ अजीब देखता है। अस्पताल का स्टाफ घुटनों पर गिरकर उसकी पूजा कर रहा होता है। सच्चाई उसे झटके की तरह लगती है। मरीज को मारकर उसने कनेक्शन तोड़ा नहीं, बल्कि पूरा कर दिया। अब वही वेसल है।